बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने जाना भारत में जन आंदोलनों के उदय के बारे में। हमने जाना कि क्या प्रकृति रहती है इन जन आंदोलनों की और किस तरह से किस किस मुद्दे को लेकर आंदोलन उठ खड़े होते हैं। कुछ आंदोलनों को हमने जाना था, जैसे कि चिपको आंदोलन, जैसे कि ताड़ी विरोधी आंदोलन, जैसे कि दलित पैंथर्स, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे कि भारत किसान यूनियन। तो इन आंदोलनों के बारे में हमने जाना। बाद में हमने ये भी जाना कि ये लोकतंत्र को सहायक बनाने में, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। अब हम लेते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारी इस अध्याय की प्रश्नावली में। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1, चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चला एक पर्यावरण आंदोलन था। तो ये कथन तो सही है चिपको आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन ने पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के मामले उठाए, ये कथन भी सही है। यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया एक शराब विरोधी आंदोलन था। तो ये कथन चिपको आंदोलन के बारे में गलत है। इस आंदोलन की मांग थी कि स्थानीय निवासियों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। तो ये कथन भी चिपको आंदोलन के बारे में सही है, अर्थात अपना सही उत्तर हो जाएगा ग, क्योंकि ग में जो कथन हमें दिया गया है वो कथन इस आंदोलन के संबंध में नहीं है, अपितु इस आंदोलन के बारे में कहा जाए तो ये कथन गलत है। प्रश्न संख्या 2, नीचे लिखे कुछ कथन गलत हैं, इनकी पहचान करें और जरूरी सुधार के साथ उन्हें दुरुस्त करके दोबारा लिखें। तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। सामाजिक आंदोलन भारत के लोकतंत्र को हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये कथन गलत है, इसको हम दुरुस्त करके लिखेंगे कि सामाजिक आंदोलन भारत के लोकतंत्र का विस्तार कर रहे हैं। सामाजिक आंदोलनों से लोकतंत्र का विस्तार हुआ है, लोकतंत्र सुदृढ़ बना है। प्रश्न संख्या 3, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, अब उत्तराखंड हो गया ये, 1970 के दशक में किन कारणों से चिपको आंदोलन का जन्म हुआ था और इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर देखते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई थी। गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जबकि वन विभाग ने खेल सामग्री के एक विनिर्माता को जमीन का यही टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए और दे दिया था। तो इस वजह से ये आंदोलन उठ खड़ा हुआ पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, और बाद में इसने वृहद रूप धारण कर लिया था पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण को बचाए रखने के मुद्दे को लेकर। प्रश्न संख्या 4, भारतीय किसान यूनियन किसानों की दुर्दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला अग्रणी संगठन है। 90 के दशक में इसने किन मुद्दों को उठाया और इसने कहां तक सफलता मिली। भारतीय किसान यूनियन ने 1990 के दशक में निम्नलिखित मुद्दों को उठाया। क्या क्या थे ये मुद्दे। गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करना, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी हुई पाबंदियों को हटाना, समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करना, किसानों का बकाया कर्ज माफ करना और किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करना। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा। ये मुद्दे क्या थे। आंध्र प्रदेश में चल रहे शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान निम्नलिखित मुद्दों की ओर खींचा। क्या थे वो मुद्दे। वो थे घरेलू हिंसा के मुद्दे। वहाँ हमने देखा कि शराब पीकर पुरुष हैं वो महिलाओं पर अत्याचार करते थे, मार पीट करते थे, घरेलू हिंसा होती थी। तो इस आंदोलन ने घरेलू हिंसा की तरफ हमारा ध्यान खींचा। महिला के साथ परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाली यौन हिंसा पर अपना ध्यान खींचा और सामाजिक टकराव के मुद्दों पर भी इस आंदोलन ने हमारा ध्यान खींचा। महिलाओं के समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे भी यहाँ से उठने लगे और दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग भी इस आंदोलन के दौरान उठी। प्रश्न संख्या 6, क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे। कारण बताइए। शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा हम देंगे। क्यों देंगे। क्योंकि हमने देखा कि यह आंदोलन महिलाओं का ही स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और बाद में महिलाओं से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को इस आंदोलन ने उठाया था। चाहे उसमें दहेज प्रथा का मुद्दा है, चाहे लैंगिक समानता का मुद्दा है, चाहे महिलाओं की समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा है।
देखते हैं उत्तर। इस आंदोलन में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा व यौन हिंसा के मुद्दे उठे। इस आंदोलन से समाज की महिलाओं में जागरूकता बढ़ी, वे अपने अधिकारों के लिए खुलकर आगे आई। महिलाओं ने अपने अधिकारों हेतु समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया। प्रश्न संख्या 7, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों किया? प्रस्तावित बांध के निर्माण से 245 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे थे, अतः प्रभावित गांव के लगभग 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा था। इस परियोजना से लोगों के पर्यावास, आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है। इन परियोजनाओं की निर्माण प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं। ऐसी परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी की मांग उठी है। अगला प्रश्न, क्या आंदोलन और विरोध की कार्यवाहियों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है? अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। यदि आंदोलन सही मुद्दों और उचित मांगों को लेकर अहिंसक तरीके से हो तो निसंदेह देश के लोकतंत्र को ये मजबूत बनाता है। हमने जब इस अध्याय का अध्ययन किया था तब भी हमने जाना था कि जन आंदोलन में अक्सर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो कि चुनावी राजनीति से कहीं उपेक्षित रह जाते हैं। जन आंदोलन मुख्यतया वंचित तबका है, आर्थिक रूप से, और शोषित मुद्दा है, शोषित तबका है और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके मुद्दों को लेकर उठाए जाते हैं, उनकी आवाज़ को मुखर करते हैं, सरकार के सामने उनकी परेशानियों को आगे लेकर आते हैं। इसलिए ये एक तरह से लोकतंत्र को और मजबूत करने वाले ही होते हैं। देखते हैं कि जो मुद्दे चुनावी राजनीति में अनदेखे रह जाते हैं वे मुद्दे लोकतंत्र द्वारा मुखर किए जाते हैं। वंचित समूहों की मांगें इन आंदोलनों के द्वारा अभिव्यक्त होती हैं। आंदोलन से निर्णय प्रक्रिया में आम जन की भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है और सरकार पर भी शक्ति संतुलन रहता है, सरकार पर भी अंकुश रहता है। हम उदाहरण लेते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन का। तो इस ताड़ी विरोधी आंदोलन में हमने ये देखा कि वहाँ जो पीड़ित वर्ग था वो महिलाएं थी। महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित थी, महिलाएं शराब की लत के कारण और लगातार लचर होती अर्थव्यवस्था के कारण पीड़ित थी। कर्ज के बोझ तले उनके परिवार लगातार दबे जा रहे थे, पुरुष काम पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो पीड़ित महिलाओं की जो आवाज़ है ये सरकार तक इस महिलाओं के आंदोलन ने ही पहुंचाई। महिलाओं के लिए समान प्रतिनिधित्व की मांग राजनीति में इन आंदोलनों के द्वारा ही उठी। यहाँ पर सरकार भी प्रतिबंध लगाने से पीछे हट रही थी क्योंकि सरकार को इससे राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी इस आंदोलन के सामने सरकार को एक कहें कि आम जन की हित का मुद्दा, आम जन के हित का निर्णय लेना पड़ा। तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक कार्यों को, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती ही प्रदान करते हैं ये जन आंदोलन, अगर ये अहिंसक तरीके से किए जाते हैं और अगर ये किसी उचित मुद्दे को, उचित मांगों को लेकर किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए? तो देखिए दलित पैंथर्स ने कौन कौन से मुद्दे उठाए थे। जातिवाद की समाप्ति और समानता की स्थापना के लिए किए गए जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनको कारगर तरीके से लागू करना, दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकना और जो भूमिहीन दलित गरीब किसान हैं उनके हितों की रक्षा करना, साथ ही शहरी औद्योगिक मजदूर और अन्य कमजोर वर्गों का एक मजबूत संगठन बनाना, आरक्षण की नीतियां एवं सामाजिक न्याय से संबंधित कानूनों को लागू करना। तो ये कुछ मुद्दे थे जो कि दलित पैंथर्स आंदोलन ने उठाए थे। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। लगभग सभी नए सामाजिक आंदोलन नई समस्याओं जैसे कि पर्यावरण का विनाश, महिलाओं की बदहाली, आदिवासी संस्कृति का नाश और मानवाधिकारों का उल्लंघन के समाधान को रेखांकित करते हुए उभरे। इनमें से कोई भी अपने आप में समाज व्यवस्था के मूलगामी बदलाव के सवाल से नहीं जुड़ा था। इस अर्थ में ये आंदोलन अतीत की क्रांतिकारी विचारधाराओं से एकदम अलग है, लेकिन ये आंदोलन बुरी तरह से बिखरे हुए हैं और यही इनकी कमजोरी है। सामाजिक आंदोलनों का एक बड़ा दायरा ऐसी चीज़ों की चपेट में ये है
कि वह एक ठोस और एकजुट जन आंदोलन का रूप नहीं ले पाता और न ही वंचितों और गरीबों के लिए प्रासंगिक हो पाता है। ये आंदोलन बिखरे बिखरे हैं, प्रतिक्रिया के तत्वों से भरे हुए हैं, अनियमित हैं और बुनियादी सामाजिक बदलाव के लिए इनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है। इस या उसके विरोध यानी कि पश्चिम विरोधी, पूंजीवाद विरोधी, विकास विरोधी आदि में चलने के कारण इनमें कोई संगति आती हो अथवा दबे कुचले लोगों और हाशिए के समुदायों के लिए ये प्रासंगिक हो पाते हो, ऐसी बात नहीं है। प्रश्न देखते हैं, नए सामाजिक आंदोलन और क्रांतिकारी विचारधाराओं में क्या अंतर है? लेखक के अनुसार सामाजिक आंदोलनों की सीमाएं क्या हैं? यदि सामाजिक आंदोलन विशिष्ट मुद्दों को उठाते हैं तो उन्हें बिखरा हुआ कहेंगे या मानेंगे कि वे अपने मुद्दे पर कहीं ज़्यादा केंद्रित हैं? उत्तर देखते हैं कि नए सामाजिक आंदोलन नई समस्याओं के समाधान के लिए उभरे, जबकि क्रांतिकारी विचारधाराएं समाज व्यवस्था में मूलगामी बदलाव करना चाहती थी, जबकि जन आंदोलन केवल किसी एक परेशानी या फिर एक समस्या का समाधान चाहते हैं। लेखक के अनुसार सामाजिक आंदोलनों का दायरा ऐसी चीजों की चपेट में है कि वह एक ठोस और एकजुट आंदोलन का रूप नहीं ले पाते हैं। ये आंदोलन बिखरे बिखरे हैं, अनियमित हैं और बुनियादी सामाजिक बदलाव के लिए इनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है। यदि सामाजिक आंदोलन विशिष्ट मुद्दों को उठाते हैं और किसी एक मुद्दे को लेकर अपनी मांग मनवाते हैं तो हम कहेंगे कि ये अपने मुद्दे पर कहीं ज़्यादा हैं। जैसे कि किसान आंदोलन है, उसने किसानों के हितों के मुद्दे को उठाया था और एक तरह से किसानों की मांगें भी सरकार को माननी पड़ी थी। तो इसी के साथ समाप्त होते हैं अपने ये इस अध्याय के प्रश्नोत्तर और हमारा ये अध्याय जन आंदोलनों का उदय। अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा, आप जान पाए होंगे कि किस तरह से जन आंदोलनों का उदय होता है, जन आंदोलन इनकी क्या प्रकृति होती है, कैसे ये दलगत राजनीति से या राजनीतिक आंदोलनों से अलग होते हैं, ये समाज के किसी एक तबके या किसी एक वर्ग की समस्याओं को उभार कर हमारे सामने लेकर आते हैं। अगले वीडियोस में हम शुरू करेंगे अपना अगला अध्याय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।